अब ना दे इल्जाम बेदर्दी का मक्कारी न कर। अब ना दे इल्जाम बेदर्दी का मक्कारी न कर, तू ही खुद को जांच ले, मुझसे अदाकारी न कर। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। यूक्रेन के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस वक्त बिल्कुल ही पैदल हो चुकी है। भारतीय छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, परेशान हैं और अब तो उनकी जान पर भी आफत बन चुकी है। कर्नाटक के छात्र की मौत के बाद यह मामला और भी गंभीर हो चुका है। लेकिन हमारे मोदी बाबू इस वक्त चुनावी रैलियों में मौज काट रहे हैं। उनके सामने यूक्रेन और रूस का तनाव कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। एक तरफ रूस ने अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो के तमाम देशों को कायदे से समझा दिया है कि अब वही विश्व गुरु है। रूस ने दुनिया भर को चेतावनी दे दी है कि अगर किसी ने भी उसके मामले में टांग लाने की कोशिश की तो उसे इसका अंजाम भुगतना होगा। रूस ने तमाम धमकियों और चेतावनियों को फुलझड़ी बनाकर हवा में उड़ा दिया और सीधे यूक्रेन पर धावा बोल दिया। रूस इस वक्त यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा भी करता जा रहा है। भारतीय नागरिक वहां पर बस फंसे हुए हैं, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ट्विटर पर केवल झुनझुना हिला रही है। हमारे मोदी बाबू चंद लोगों को वापस लाकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। इस वक्त वो चुनावी रैलियों में विपक्षी दलों पर हमले करने में व्यस्त हैं। वो केवल चुनावों का प्रचार करने में मस्त हैं। वो जगह जगह रैलियों में जनता के मुद्दों को दरकिनार करके बस वोट मांगने का काम कर रहे हैं। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है कि यूक्रेन में भारत के बच्चे फंसे हुए हैं। यूक्रेन की अलग अलग सीमाओं पर भारतीय बच्चों के साथ जुल्म हो रहा है। जो लोग बड़ी बड़ी कंपनियों का क्रीम अपने चेहरे पर पोत कर खुद को गोरा महसूस करते हैं, ऐसी रंगत को यूक्रेन में काला कलूटा समझा जा रहा है। भारतीय बच्चे अपने साथ रंगभेद का आरोप लगा रहे हैं। उनके साथ शोषण हो रहा है, उन्हें बुरी तरह से टॉर्चर किया जा रहा है। लेकिन मोदी बाबू केवल 56 इंच की छाती दिखाने में मदमस्त हैं, जबकि अपने ही बच्चों को लाने में 56 इंच की छाती सिकुड़ती नजर आ रही है। आखिर ऐसी छाती किस काम की जो अपने ही देश के बच्चों की रक्षा न कर सके? आखिर ऐसी छाती किस काम की जिस पर केवल इलेक्शन की मोहर लगी हो? ऐसी छाती किस काम की जो अपने ही देश के नागरिकों की हिफाजत ना कर सके? आखिर ऐसी छाती किस काम की जो खुद को विश्व गुरु समझता हो, हर मौके पर नालायक साबित हो रहा हो? आखिर ऐसी छाती किस काम की जो दर्द से कराह रहे अपने ही देश के बच्चों को वक्त रहते घर वापस लाने में नाकाम रहा हो? ऐसी छाती किस काम की जिसके होने ना होने से कोई मतलब नहीं? ऐसी छाती किस काम की जो केवल बोलने में माहिर हो? ऐसी छाती किस काम की जो अपने देश के नागरिकों को धर्म के आधार पर निशाना बना रही हो? ऐसी छाती किस काम की जो देश को हिंदू और मुसलमान में बांट रही हो? ऐसी छाती किस काम की जो रोते बिलखते और वतन वापसी के लिए जंग लड़ रहे अपने ही बच्चों को लाने में नाकाम रही हो? ऐसी छाती किस काम की जो सिर्फ चुनाव में बड़े बड़े दावे करता हूं कि जो सत्ता में बैठकर केवल और केवल टाइम पास करता हो? दुनिया भर के तमाम देशों ने अपने बच्चों को यूक्रेन से समय रहते निकालना शुरू कर दिया था। केवल विश्व गुरु भारत के बच्चे अपनी किस्मत पर रो रहे हैं और आंसू बहा रहे हैं। यूक्रेन में फंसे बच्चे सोशल मीडिया पर तरह तरह के वीडियो जारी कर रहे हैं। आखिर उन बच्चों के माँ बाप का क्या हाल होगा जिनके बच्चे वतन से दूर यूक्रेन में पढ़ाई करने गए हुए थे? यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद वहां से तमाम फ्लाइट बंद है, जिसकी वजह से हजारों भारतीय छात्र, खासकर वो छात्र जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, वो खतरनाक हालात में फंस चुके हैं। भारत सरकार ने अपने नागरिकों को वहां से निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया हुआ है। कुछ फ्लाइट यूक्रेन से भारतीय छात्रों को लेकर वापस आ चुकी है। इन सब के बीच एक सवाल सबके मन में पैदा है कि यूक्रेन में ऐसा क्या है जो वहां इतनी बड़ी संख्या में भारतीय छात्र मेडिकल के लिए पढ़ाई के लिए गए हैं। भारत में बीजेपी और बीजेपी के नेता यूक्रेन में फंसे भारतीय बच्चों पर दोष मढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि एडवाइजरी जारी की गई थी और बच्चे नहीं आए, यानी सारा दोष अब बच्चों के ऊपर है, जबकि असलियत इससे अलग है। वहां से आ रही खबरों में आपको बच्चों के जरिए बहुत सी ऐसी बातें बताई जा रही हैं जो हमारे देश के 56 इंच की छाती पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आखिर क्यों बार बार और हर बार चुनाव प्रचार में व्यस्त हो जाते हैं हमारे मोदी बाबू? आखिर क्यों यूक्रेन के नाम पर 56 इंच फेल हो रहा है? आखिर क्यों हमारे भारतीय बच्चों को वापस लाने में सरकार नाकाम हो रही है? आखिर क्यों भारतीय बच्चे दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो रहे हैं? आखिर क्यों बीजेपी और बीजेपी के नेता अपने ही देश में बच्चों पर उठा रहे हैं ढेर सारे सवाल? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें।
ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे, लौटते हैं अब खबर की तरफ। जब से रूस ने अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो के तमाम देशों को आंख दिखानी शुरू की है, तब से ही इस बात का खतरा मंडराने लगा था कि आज नहीं तो कल यूक्रेन पर रूस का हमला जरूर होगा। और हुआ भी ऐसा ही। इस हमले के कई दिन पहले ही तमाम देशों ने अपने और अपने नागरिकों को वहां से निकालने का काम शुरू कर दिया, जिनमें एक बड़ी संख्या छात्रों की थी। लेकिन हमारे देश में इस वक्त चुनाव का माहौल है, और जब चुनाव का माहौल होता है तो हमारे नेता एक अलग ही दुनिया में खो जाते हैं। भारत का रूस और यूक्रेन दोनों से अच्छे ताल्लुकात हैं। यूक्रेन की अलग अलग सीमाओं पर मौजूद बच्चे परेशान हो रहे हैं, जबकि यूक्रेन के पड़ोसी देशों से भी हमारे अच्छे रिश्ते हैं। फिर भी अगर हमारे बच्चे परेशान हैं तो इसका यही मतलब निकला जा सकता है कि एक डिप्लोमेटिक डायलॉग उस तरह से नहीं हो पा रहा जैसा होना चाहिए था। क्योंकि जब अफगानिस्तान पर तालिबान काबिज हुआ तब बहुत से भारतीयों को सकुशल वतन वापसी करा ली गई थी। इराक युद्ध के दौरान भी अनगिनत लोगों को सही सलामत भारत लाया गया, लेकिन हमारे देश के अपने ही बच्चों को वापस लाने में बहुत देरी हो रही है। उससे भी दुख की बात यह है कि कर्नाटक का एक छात्र की गोलीबारी में मौत हो गई। उसके परिवार पर न जाने क्या बीत रही होगी। ये बात सिर्फ अपनी औलाद गंवाने वाले समझ सकते हैं, लेकिन हमारे देश की गोदी मीडिया और गोदी चैनल के पत्रकारों का केवल और केवल सत्ता के कसीदे पढ़ने का काम रह गया है। गोदी मीडिया अपने चमचमाते स्टूडियो में सत्ता के प्रवक्ताओं को बैठाकर एंकर बना चुकी है। गोदी मीडिया के पत्रकार सड़क छाप गवैया बन चुके हैं। ऐसे गवैया केवल सत्ता का गुणगान कर रहे हैं, सत्ता का ढोल पीट रहे हैं। अगर इन्होंने ढंग की पत्रकारिता की होती तो मोदी सरकार चुनाव में मुजरा करने के बजाय बच्चों को विदेशी धरती से निकालने का कारगर प्रयास करती। अब सुनिए कि आखिर यूक्रेन में भारतीय बच्चे पढ़ाई करने क्यों जाते हैं। दरअसल हमारा देश भले ही गरीब और पिछड़े देशों में शुमार हो, लेकिन यहाँ पढ़ाई बहुत महंगी है और सीमित संसाधनों की वजह से हजारों लाखों बच्चे हायर एजुकेशन को हासिल करने में नाकाम होते हैं। जबकि यूक्रेन में शिक्षा उम्मीद से भी ज्यादा सस्ती है और आसान है। पूर्वी यूरोप में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में ज्यादातर छात्र यूक्रेन में पढ़ते हैं। वहां के सरकारी यूनिवर्सिटीज में फीस बहुत कम है और उनकी एजुकेशन क्वालिटी भी कई देशों के मुकाबले ज्यादा बेहतर है। जबकि अगर इसकी तुलना भारत से की जाए तो भारत में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस काफी ज्यादा होती है। यहां तक कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मशहूर भी नहीं है, उनकी भी फीस यूक्रेन की तुलना में कई गुना ज्यादा है। ऐसे में भारतीय छात्रों को सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाता, या फिर जो भारत के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भारी फीस भरने में असमर्थ हैं, वो यूक्रेन का रुख कर जाते हैं। वरना यूक्रेन में जाकर पढ़ाई करना किसी का शौक नहीं है, बल्कि एक मजबूरी है। सस्ती शिक्षा के अलावा यूक्रेन दो वजहों से भारत में काफी मशहूर है। भारतीय मेडिकल छात्रों का यूक्रेन में मेडिकल का खर्च बहुत कम है। यूक्रेन मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन के लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता, जबकि भारत में ज्यादातर छात्रों में कम ही छात्रों को मेडिकल पढ़ाई करने का मौका मिलता है, क्योंकि उन्हें एक कठिन एंट्रेंस एग्जाम से गुजरना पड़ता है। ऐसे में जो छात्र मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम पास नहीं कर पाते, उनके लिए यूक्रेन एक पसंदीदा विकल्प है। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई अंग्रेजी भाषा में है। वहां जाने वाले छात्रों को कोई दूसरी विदेशी भाषा सीखने की जरूरत नहीं पड़ती और ना ही उसका एग्जाम देना पड़ता है। यूक्रेन में विंसेशिया नेशनल मेमोरियल मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस की एक साल की फीस तकरीबन 4.5 लाख रुपए है और 50,000 में हॉस्टल और खाने का खर्च होता है। 5.5 साल की पढ़ाई में तकरीबन 25 लाख का खर्च होता है, जबकि हमारे देश में हर साल 25 लाख रुपए का खर्च आता है। यानी 5.5 साल की पढ़ाई पर 1.25 करोड़ से ज्यादा का खर्च है। ऐसे में विदेश में एमबीबीएस करना ज्यादा बेहतर है, जबकि हमारे 56 इंच की छाती वाले विश्वगुरु में केवल और केवल रईसों और अमीरों के बच्चे ही पढ़ सकते हैं, या फिर कोई गरीब है तो उसके पास अपनी संपत्ति बेचकर पढ़ाई करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ऐसे विश्वगुरु और ऐसे विश्वगुरु के पुरोधाओं को शर्म भी नहीं आती कि आखिर वे किस मुंह से खुद को विश्वगुरु कहते हैं, जिसके हजारों छात्र विदेशों में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। यूक्रेन की अलग अलग सीमाओं पर हमारे अपने बच्चे रो रहे हैं। भूख प्यास और हड्डियां कपा देने वाली ठंड में वो लाइन में खड़े हैं। उन्हें पड़ोसी देशों की सीमाओं में दाखिल होने भी नहीं दिया जा रहा और उन्हें हमारे विश्वगुरु के पुरोधाओं का कहना है कि बच्चों को तिरंगा लेकर चलना चाहिए। हमारे मोदी बाबू रैलियों में घूम घूम कर 56 इंच की छाती दिखा रहे हैं, जबकि ऐसी छाती का अब कोई मतलब नहीं जो केवल रैलियों में दिखाने लायक हो।
हमारे मोदी बाबू यूपी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को दोबारा सत्ता में लाने के मिशन पर दिन रात पसीना बहा रहे हैं। 18-18 घंटे काम करने वाले हमारे प्रधानमंत्री इस वक्त फुल टाइम प्रचार मंत्री बन चुके हैं। वो बस प्रचार करने में ही मस्त हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आसमान से इतने तारे तोड़कर जमीन पर ला दिए हैं कि बस पूछो ही मत। ऐसा लग रहा है कि भारत में एक भी लायक का नेता नहीं बचा। हमारी दिवंगत विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को अब लोग याद कर रहे हैं कि वो भी एक विदेश मंत्री हुआ करती थी, लेकिन आज सत्ताधारी दल के नेता केवल मोदी मोदी का जाप कर रहे हैं। वो केवल धर्म का नाम ले रहे हैं, वो केवल एक खास मजहब को निशाना बनाने की बात कर रहे हैं, वो केवल और केवल एक खास पहचान रखने वालों को शिकार बनाने की बात कर रहे हैं, वो एक खास लिबास पहनने वालों पर बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं। ऐसा नेता आखिर किस काम का, जो केवल भाषणबाजी में माहिर हो, जो केवल अपने ही नागरिकों को निशाना बनाने में व्यस्त हो। तो इस वजह से आप समझ सकते हैं कि आखिर क्यों भारतीय बच्चे यूक्रेन में पढ़ाई के लिए जाते हैं, क्योंकि हमारी सरकार केवल बकबक में ज्यादा माहिर है। पीएम मोदी और उनकी सरकार चाहे नेहरू कितना ही कोस ले, नेहरू का ही देन है कि भारत किसी भी गुट का हिस्सा नहीं है। भारत की अपनी एक शाख के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, लेकिन मोदी बाबू ने अब की बार ट्रंप की सरकार का नारा देकर बनी बनाई इज्जत को पलीता लगा दिया। भारत अभी भी एक गुट निरपेक्ष देश के तौर पर जाना जाता है। हमारे तमाम देशों के साथ अच्छे संबंध हैं। पीएम मोदी चाहे तो एक ही दिन में सारे बच्चों को वापस ला सकते हैं, लेकिन ये फैसला लेने का वक्त हमारे प्रधानमंत्री के पास नहीं है। फिलहाल वो चुनाव में घूम घूम कर केवल झुंझुना हिला रहे हैं, जिसे सुनकर ही लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। फिलहाल हमारे बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उन्हें भारत लाना बहुत बड़ी चुनौती है। हम सब की बस यही दुआ है कि मोदी जी चाहे तो झुंझुना हिलाएं या फिर घंटा बजाते रहें। हमें हमारे बच्चे सही सलामत मिल जाएं, बाकी चुनाव तो आते जाते ही रहेंगे। एक चुनाव खत्म होगा तो दूसरा शुरू, लेकिन जो बच्चे घर वापसी के लिए परेशान हैं, उनका हाल केवल उनके परिवार वाले ही जान सकते हैं। बहरहाल चलते चलते आखिर में मुजाहिद फराज ने भी क्या खूब फरमाया है। फसाद कत्ल तअस्सुब फरेब मक्कारी, फसाद कत्ल तअस्सुब फरेब मक्कारी, सफेद पोशों की बातें हैं, क्या बताऊं मैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।